हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। इस दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट प्रोफेशन क्या है? फायर फाइटर? नहीं। ऑयल रिग वर्कर्स? नहीं नहीं। तो फिर क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? नहीं नहीं, ये भी नहीं है। वो है साइंटिस्ट। क्यों? यकीन नहीं है मेरी बात पे? समझाता हूँ मैं आपको। चलो, ये डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें जो आपका सबसे पक्का बिलीव है ना, वो कब टूट जाए आपको पता ही नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज करो कि एक कोई अभिषेक नाम का इंसान है और उसे 30 से 32 साल की उम्र में जाके पता चले कि ये तो उसका नाम है ही नहीं। उसके दिल पे क्या बीतेगी, आप समझ सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरह से जब साइंटिस्ट कम्युनिटी को पता चला कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, यानी कि जो हमारा पूरा कॉस्मोस है, कॉस्मोस क्यों बोलते हैं? बिकॉज कॉस्मोलॉजी बोलते हैं यूनिवर्स की स्टडी को। तो मैं इस वीडियो में आगे तक यूनिवर्स की जगह मैं कॉस्मोस बोलूँगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। यानी कि जो कॉस्मोस है हमारा पूरा, इसमें जितनी भी शेप्स वगैरह हैं गैलेक्सी की, स्टार्स वगैरह की, इनके पीछे सिर्फ ग्रेविटी का रोल नहीं है। जब उन्हें ये पता चला कि सिर्फ ग्रेविटी नहीं है इनके पीछे, तो उनका ये रिएक्शन, क्योंकि उनको अभी तक यही लगता था कि ये जो प्यारे प्यारे सूरज चांद सितारे हैं, ये सब ग्रेविटी की वजह से हैं। यानी कि ग्रेविटी की वजह से वो जो जहाँ पर है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इनके पीछे एक और फोर्स भी है। तो क्या नाम है उसका? यार तू बता लो मेरा बता अच्छा बता, अच्छा बता। उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। जी हाँ, यही फोर्स जिस पर आज तक साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इतना ही ध्यान दिया जितना ध्यान स्टूडेंट्स लर्निंग पर देते हैं, बॉलीवुड अपनी अच्छी स्टोरीज पर देता है, और सैल्मोन बॉय एनिमल राइट्स पर देते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से यूनिवर्स को शेप में रखती है, लाइक ग्रेविटी, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से करनी है तो, वरना बीच में से जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी। ठीक है? जैसा कि मैंने पहले बताया, सबको यही लगता था कि ग्रेविटी जो है वही रीज़न है कॉस्मोस की शेप का। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबको यही लगता था कि ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल है कॉस्मोस की शेप के लिए। तो एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिस ऑल्फन, जो कि एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि ग्रेविटी ही कैसे रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स की शेप के लिए। तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा क्या है? बेसिकली ये वो मैटर की स्टेट है जिसमें गैस पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज होते हैं और एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास की NCERT में भी है अगर आपने ढंग से उसमें पढ़ा हो तो। अब जहाँ चार्ज पार्टिकल्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स जहाँ पर है वहाँ मैग्नेटिक फोर्स तो ऑब्वियसली होगी, है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे जो हमारी अर्थ है, इसकी भी मैग्नेटिक फोर्स है ना। क्यों है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसके कोर में जो लिक्विफाइड मेटल है वो ट्रैवल कर रहा है, और इस ट्रैवलिंग की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रही है हमारी अर्थ के सराउंडिंग में। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्स होगी अगर वहाँ पे प्लाज्मा है तो। लेकिन जो प्लाज्मा है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, लेकिन ये बहुत वीक फोर्स है। ठीक है, अब दो रीज़न जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को एक्नॉलेज ना करने के जो दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि उस टाइम पे कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल चेक करना था ही नहीं कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है भी या नहीं है। और दूसरी रीज़न कि मैग्नेटिक फोर्स इतनी हाई अमाउंट में कैसे प्रोड्यूस हुई इस प्लाज्मा से कि उसने यूनिवर्स को शेप दे दी। ये दोनों ही क्वेश्चन जो थे अनसोल्व थे उस टाइम पे, तो इसलिए इस जो थ्योरी है मैग्नेटिक फोर्स वाली, इसको साइड में कर दिया गया। फिर क्या होता है, फिर 1980 में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट था सोफिया नाम से। सोफिया मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ये सोफिया की फुल फॉर्म है। जिसके साथ एक फिजिसिस्ट जिनका नाम था लोपेज रोड्रिग्विज, नाम स्पेल करने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी,
और इनकी टीम रिसर्च कर रही थी गैलेक्सी के ऊपर। तभी उन्हें गैलेक्सी दिखी जिसका नाम था NGC 1068, जिसके कोर यानी कि सेंटर पर उन्हें पोलराइज्ड इंफ्रारेड लाइट दिखी जो कि पूरे स्पाइरल उस गैलेक्सी के स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रही थी। अब सब गैलेक्सी का पैटर्न अलग अलग होता है। इस NGC 1068 का स्पाइरल पैटर्न था, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का भी स्पाइरल पैटर्न ही है, ठीक है, लेकिन सबका स्पाइरल पैटर्न नहीं होता। तो वो जो लाइट थी वो उसको फॉलो कर रही थी। फिर उन्होंने करीब 20 के करीब गैलेक्सीज और देखी और सब में उन्हें यही रिजल्ट मिला, यानी कि सब में उन्हें पोलराइज इंफ्रारेड लाइट दिखी। लेकिन साइको बीइंग पोलराइज इंफ्रारेड लाइट से मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे चला? देखो ध्यान से सुनना। जो सोफिया थी यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट था वो इंफ्रारेड लाइट को ट्रैप करता है। बेसिकली वो एक टेलीस्कोप है जो कि इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो हमारी कॉस्मोस डस्ट होती है ना, कॉस्मोस डस्ट ग्रेन्स यानी कि जो मिट्टी है कॉस्मोस में, वो क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड के जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होती हैं तो वो एक लेयर बना लेती हैं और जो भी लाइट उस लेयर से पास होगी वो उसको पोलराइज कर देगी। ये पोलराइज क्या होता है? देखो सब जैसे सन से लाइट आती है तो वो अनपोलराइज होती है, यानी कि बिल्कुल रॉ लाइट है वो। अब लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। लेकिन जब हम उसे पोलराइज करते हैं, यानी कि जब हम उस लाइट को एक पोलराइज मटेरियल से पास ऑन कराते हैं, जैसे कि वो जो लेयर थी जो पोलराइज कर रही थी, तो अभी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है आपस में परपेंडिकुलरली फ्लो करती हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही फील्ड रह जाती है पोलराइज होने के बाद। जब एक फील्ड रह गई तो उसे बोलेंगे पोलराइज लाइट, और जब दोनों थी तो उसे बोलते थे अनपोलराइज लाइट। तो ये जो पोलराइज लाइट एब्जॉर्ब हुई, कहाँ पर हुई एब्जॉर्ब हुई? ये सोफिया इंस्ट्रूमेंट में एब्जॉर्ब हुई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी ना जिसने उस लाइट को पोलराइज करा। इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा से तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो नहीं सकती। उसका रीज़न क्या था? काफ़ी रिसर्च के बाद एक थ्योरी निकल के आई जिसको बोलते हैं टर्बुलेंस प्लाज्मा थ्योरी, यानी कि प्लाज्मा जो था अगर शांत है तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कम हो, लेकिन अगर वहाँ पे टर्बुलेंस आ जाए प्लाज्मा के अंदर, यानी कि प्लाज्मा काफ़ी डिसऑर्डर वे में फैल जाए, डिसऑर्डर हो जाए उसमें काफ़ी ज़्यादा, तब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, यानी कि उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो यहाँ से ये बात निकल के आई, लेकिन अभी थ्योरी में ही थी। फिर जब मॉडर्न कंप्यूटर आए, है ना, और अभी कुछ महीनों पहले ही ये रिसर्च पब्लिश हुई है, जो मॉडर्न कंप्यूटर आए उन मॉडर्न कंप्यूटर के थ्रू प्रैक्टिकली ये देख पाए कि टर्बुलेंस जो प्लाज्मा है उसके थ्रू कितना हाई अमाउंट में इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड पर। और जब ये देखा गया तो ये बात प्रूव हो चुकी है कि इस टर्बुलेंस प्लाज्मा की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ और उसने यूनिवर्स को शेप में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको समझ में नहीं आया वो, तो बता देना मुझे आप कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसका जो ये बताऊंगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रैप कर सकती है हीट को या फिर नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकती तो वो जो हीट है वहाँ पे वो टिकी कैसे हुई है, हीट रेडिएट क्यों नहीं हो रही, तो उसमें मैं आपको किसी और एग्जांपल से ये जो आज की वीडियो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।